वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आप सभी के बीच उपस्थित होता हूं सुबह 7 बजे, और इसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूं। ऐसी बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं, रेलिवेंट होती हैं। ऐसी बातें जिनसे आपकी प्रैक्टिस होती है और थ्योरी क्लास के दौरान जो बातें आपने पढ़ी हैं उसका रिवीजन हो पाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या आरओ की तैयारी करते हैं या बीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पहला सवाल आपका है कि राज्यसभा प्रधानमंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, यानी राज्यसभा कैन मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पीएम। कोई मंत्री 6 माह तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे बने रह सकता है, यानी कोई मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य रहे 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य रहे, ये लिखा है। मंत्री को 6 माह के भीतर किसी सदन के सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, यानी 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं सदस्य बनना आवश्यक है, अदरवाइज उसका मंत्री पद चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो आवश्यक है, नहीं तो मंत्री पद गयो, है ना, नहीं तो मंत्री पद समाप्त। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। समझिए, सवाल में अगर मान लो कहीं कोई टाइपिंग एरर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मास्टर की खोपड़ी फोड़ने का विचार मत बनाया करिए। भावनाओं को समझना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य इन सवालों के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराना है। आपको अगर मैं इस सवाल की व्याख्या में 10-12 बातें बता दिया तो वो जरूरी चीज़ है, तो व्याख्या सुनने पर फोकस किया करिए। तो राज्यसभा प्रधानमंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है जब अपोजिशन को ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार बहुमत खो देगी। तो ऐसी स्थिति में नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में क्यों लाया जाता है? लोकसभा में इसलिए लाया जाता है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्योंकि मंत्रिपरिषद को अपना विश्वास कहाँ, अपनी मेजोरिटी कहाँ दिखानी है? लोकसभा में दिखानी है। तो मंत्रिपरिषद को अपनी मेजोरिटी लोकसभा में दिखानी है, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पारित हो गया तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। मेजोरिटी गए हो तो सरकार गए हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन 50 सदस्यों के समर्थन के साथ आता है। 50 सदस्यों का समर्थन इसलिए चाहिए कि कोई भी मुंह उठा के ना पहुंच जाए, हटाओ 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 सरकार हटाओ। 50 सदस्यों के समर्थन के साथ आएगा। अगर पारित हुआ तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सिर्फ लोकसभा में आएगा। ठीक है, अपोजिशन द्वारा लाया जाता है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है। तो लिखा हुआ है राज्यसभा में नहीं, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई मंत्री 6 माह तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे बने रह सकता है, ये भी ठीक है। 6 महीने के भीतर आवश्यक है, अगर नहीं लिया तो सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड। राज्यसभा के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव शुरू कर सकती है, यानी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव शुरू कर सकती है, यानी महाभियोग प्रस्ताव शुरू कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही, थोड़ा समझते हैं। राज्यसभा भारत देश में परमानेंट हाउस है, यानी अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है राज्यसभा, ये अपर हाउस है, उच्च सदन है। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन मीन्स कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। नो फिक्स टर्म, यानी कोई भी अस्थाई कार्यकाल इसका नहीं होता है। बल्कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं, मेंबर जो राज्यसभा के हैं, मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का होता है। और जिसमें से आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर पर रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर पर रिटायर होते हैं, यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं। क्या कहा मैंने? मैंने आपसे ये कहा
कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, उच्च सदन है, नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, मेंबर का 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। 1/3 जाते हैं, 1/3 आते हैं, 1/3 जाते हैं, 1/3 आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का प्रतीक है, परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट पार्टिसिपेट जनता नहीं करती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे? जैसे राष्ट्रपति का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है भाई? तो राज्यसभा के इलेक्शन में इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। विधायक भाग लेते हैं, वो भी कौन से? इलेक्टेड, यानी जो निर्वाचित विधायक हैं। कौन है? निर्वाचित विधायक जो हैं, इलेक्टेड एमएलए जो हैं, ये राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचित विधायक, इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं राज्यसभा के चुनाव में, यानी राज्यसभा के इलेक्शन में। क्लियर है बात? हाँ, निर्वाचित विधायक पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा से रिलेटेड ही ये सवाल है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, सही लिखा है। सीधे जनता द्वारा नहीं, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा आते हैं, राज्यसभा के नहीं। राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्ट आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव, तो देखो यदि राष्ट्रपति के महाभियोग का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अभियोग संसद में चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, उसे हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। जहां लाया जाएगा 1/4 मेंबर का समर्थन चाहिए, 1/4 सदस्यों के समर्थन के साथ। फिर से सुनिए, 1/4 सदस्यों के समर्थन के साथ प्रस्ताव लाया जा सकता है। 1/4 मेंबर यानी 1/4 सदस्यों के समर्थन के साथ प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव आप चाहे लोकसभा में लेके आइए, चाहे आप राज्यसभा में लेके आइए, 1/4 मेंबर का सपोर्ट चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए, 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, जहां प्रस्ताव आया है वहां टोटल की 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। पास हो गया तो अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में भी कुल के 2/3 बहुमत से पारित होना होगा, तब राष्ट्रपति हटेगा। तो अनुच्छेद 61 की रीतियों के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तब हटाया जाता है जब वो संविधान का उल्लंघन करे। तो महाभियोग के लिए राज्यसभा प्रस्ताव शुरू कर सकती है, जी हाँ। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा अध्यक्ष को सदन के सदस्य हटा सकते हैं। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। स्पीकर का निर्णय धन विधेयक के निर्धारण में अंतिम होता है, यानी मनी बिल के निर्धारण में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, तो सवाल पूरा का पूरा लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड है। तो आइए कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। लोकसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही अपना स्पीकर चुनती है। लोकसभा का स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संसद का सदस्य है और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सदन के संचालन की जिम्मेदारी निभाता है, सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। इवन सदन के भीतर ये नियमों का अंतिम व्याख्याता है। ठीक है, सदन के भीतर नियम और कानून का अंतिम व्याख्याता। यहाँ तक कि आपने ये पढ़ा कि संविधान का जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन सदन के अंदर, हाउस के अंदर जो संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है वो स्पीकर है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन, तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सदन के भीतर जो संविधान का अंतिम व्याख्याता है वो अध्यक्ष है। ठीक है, स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पीकर लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन, किसी सदस्य को निलंबित करना है तो निलंबन, पूरे के पूरे कैंपस को चलाना, संचालन करना, नियमों का व्याख्याता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इससे ये अपेक्षा की जाती है कि ये अपनी पार्टी, जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उससे तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर ये पॉलिटिकल सिस्टम के नियमों का पालन करे, जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के, संविधान के, कानून के नियम हैं, प्रक्रिया के जो नियम हैं उनका पालन करे। ठीक है, स्पीकर लोकसभा का सदस्य है। ये लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो स्पीकर नहीं रहेगा। मेन बात ये भी है, ये भी सवाल कभी कभी बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि लोकसभा भंग होने के साथ साथ कभी स्पीकर की पोस्ट डिसॉल्व नहीं होती।
लोकसभा भंग होने के साथ साथ स्पीकर का पद भंग नहीं होता। स्पीकर का पद अगली नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा भंग होने के साथ साथ स्पीकर का पद भंग नहीं होता। स्पीकर का पद अगली नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। क्या? अगली नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक स्पीकर का पद, स्पीकर का पोस्ट बना रहता है। क्लियर बात? स्पीकर भारत देश में कैसे हटाया जाएगा? तो स्पीकर का पद कब कब खाली होता है? या तो मृत्यु वगैरह हो जाए तब खाली हो जाएगा, मेंबरशिप चली जाए तब खाली हो जाएगा, रिजाइन दे दे। रिजाइन किसे देता है? डिप्टी स्पीकर को। अगर डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा दे देता है तब पद खाली हो जाता है। हटाया कैसे जाएगा? रिमूवल कैसे होगा? तो स्पीकर को अगर हटाना है तो लोकसभा में प्रस्ताव लाते हैं 14 दिन की पूर्व सूचना देकर। 14 डेज, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आएंगे। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाने का प्रस्ताव कहाँ लेकर आएंगे भैया? 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में लेके आएंगे। ठीक है, और इसे इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है प्रभावी बहुमत से। कौन से बहुमत से? इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी इसे प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे। हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आएंगे और लोकसभा में इसे इफेक्टिव मेजोरिटी से प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे। अगर ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित हो गया, प्रभावी बहुमत से पारित हो गया, तो लोकसभा का स्पीकर हट जाएगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष हट जाएगा। यही प्रक्रिया होती है हटाने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़िए। लोकसभा अध्यक्ष को सदन के सदस्य हटा सकते हैं। हाँ, इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत मतलब टोटल माइनस बैकएंड बाई 2+1। प्रभावी बहुमत से पारित करके हटा सकते हैं। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में नहीं भाई, लोकसभा में आएगा। राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर को हटाने में राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर का निर्णय धन विधेयक के निर्धारण में अंतिम होता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्धारण स्पीकर करता है। ठीक है, साथ ही साथ स्पीकर को निर्णायक मत देने की शक्ति होती है, यानी स्पीकर को कास्टिंग वोट की पावर होती है। निर्णायक मत देने की शक्ति स्पीकर को होती है। ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्नकाल दिन के पहले घंटे में लाया जाता है। ठीक है, दिन के पहले घंटे में प्रश्नकाल दिन का पहले घंटे में लिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आवर इज टेकन अप ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग। शून्यकाल संविधान में स्पष्ट रूप से मेंशन है। 0 आवर इज एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू होता है, यानी क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर शुरू होता है। ये बताना है आपको। तो देखिए, समझिए ज़रा सा। यदि आप पार्लियामेंट के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो पार्लियामेंट का स्टैंडर्ड टाइम 11 AM शुरू होता है। लेकिन उससे पहले भी स्टैंडर्ड टाइम शुरू उससे पहले भी पार्लियामेंट या लोकसभा राज्यसभा की सिटिंग शुरू हो सकती है। वो स्पीकर चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 9 बजे शुरू हो गया तो मास्टर की खोपड़ा फोड़ दो। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। तो 11 से 12 का जो पहला घंटा होता है उसे हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, तारांकित प्रश्न। एक अनस्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है और इसमें क्रॉस क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं। अनस्टार्ट ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न में आंसर दिया जाता है। इसमें क्रॉस क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन स्टार्ट की तरह ही तारांकित प्रश्न की तरह होते हैं। अल्प सूचना देकर पूछे जाते हैं, 10 डेज की, 10 दिन की। ठीक है, प्रश्नकाल। अब देखो सवाल क्या क्या बनता है। प्रश्नकाल का वर्णन क्या संविधान? नहीं, प्रश्नकाल नियमों में, लोकसभा संचालन के जो नियम है, नियम प्रक्रिया में, प्रक्रिया नियम में इसका उल्लेख किया गया है प्रश्नकाल का। ठीक है, प्रश्नकाल का उल्लेख प्रक्रिया नियम में किया गया है। प्रश्नकाल के जस्ट बाद जो समय शुरू होता है उसे आप 0 आवर कहते हैं। 0 आवर का जो जन्म हुआ वो भारत देश में हुआ। प्रश्नकाल के जस्ट बाद जो समय शुरू होता है उसे आप शून्यकाल के नाम से जानते हैं, उसे आप 0 आवर के नाम से जानते हैं। 0 आवर भारत देश में ही पैदा हुआ। एक्चुअली होता क्या है कि प्रश्नकाल के जस्ट बाद पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर इस परमिशन लेके लोग सवाल करने लगते थे। जैसे मान लो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरा क्लास ओवर हो गया, आप सीढ़ियों पर सवाल पूछने लगे। मोमो की दुकान पे भी आप सवाल कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं। बुक डिपो पे मिल गए, वहाँ सवाल आप मुझसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कहीं भी आप मेले में मिल जाते हैं, वहाँ भी आप सवाल पूछ लेते हैं। खैर मुझे अच्छा भी लगता है, आप ज़रूर पूछा करिए, जहाँ मिलिए वहाँ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट में मिल गए, वहाँ सवाल पूछ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि
जीरो आवर ऐसे ही होता था, प्रश्नकाल के जस्ट बाद अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो उस पर सवाल पूछ लिया जाता था, और ये परंपरा चलने लगी धीरे धीरे करके। तो इसीलिए इसका नाम जीरो आवर पड़ा। इसका उल्लेख कहीं भी प्रक्रिया नियम में नहीं किया गया है, कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। ये इंडियन इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन है, यानी भारतीय नवाचार है। और ये नाम जो है ये भारतीय मीडिया की देन है, नाम भारतीय मीडिया की देन है। इंडियन इनोवेशन है, भारतीय नवाचार है। तो प्रश्नकाल दिन के पहले घंटे में लिया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। शून्यकाल संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है? नहीं, कहीं भी, ना तो प्रक्रिया नियम में न तो संविधान में, कहीं भी शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया। प्रश्नकाल के बाद 11 से 12 आपका प्रश्नकाल चलता है, 12 से 1 आपका शून्यकाल चलता है, उसके बाद लंच होता है। तो प्रश्नकाल के बाद ही शून्यकाल शुरू होता है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। प्रश्नकाल के बाद ही क्या शुरू होता है? जीरो आवर शुरू होता है, यानी शून्यकाल आपका शुरू होता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे कोरम क्या होता है? तो कोरम होता है 1/10, यानी सदन का 1/10वां भाग उपस्थित रहेगा तभी सदन चलेगा, और इस बात को इंश्योर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की। इसे कोरम कहते हैं। सेशन, BMW, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। संसद की बैठक शुरू हुई, एंड हुई, उसके बीच के समय को सेशन कहते हैं। सेशन को जो बुलाया जाता है तो उसे आहूत करना, समन करना कहते हैं। सेशन को जब समाप्त किया जाता है तो उसे सत्रावसान कहते हैं, प्रोरोग करना। ये दोनों राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भंग सिर्फ एक सदन होता है, लोकसभा, और किसके द्वारा भंग होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बीच में जो ब्रेक दिया जाता है उसे एडजर्नमेंट कहते हैं। एडजर्नमेंट यानी स्थगन कहते हैं। अगर समय बताकर ब्रेक दिया जाए तो उसे नॉर्मल एडजर्नमेंट कहते हैं, सामान्य स्थगन। और बिना समय बताए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए तो उसे साइन डाई कहते हैं, साइन डाई स्थगन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, इससे रिलेटेड भी सवाल आपके यहाँ पूछ लिए जाते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के मध्य ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए भाई, अगर आप 20 मिनट्स तो पुरानी क्लासेस जाके इसकी देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 80 के आसपास क्लासेज हो चुकी हैं, लगभग 80 क्लासेज, और हर क्लास में मैंने 4 सवाल आपको कराए हैं, तो इसका मतलब 320। ठीक है, और 4 सवालों में मैंने 40 बातें बताने की आपको कोशिश की है। तो अगर 320 सवाल कराए हैं, यानी 12,800 बातें, 12,800 बातें ये मेरी आप सुनेंगे ना तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस होगी ना कि दुनिया कोई ताकत पॉलिटी के सवालों में आपको रोक नहीं पाएगी 90% प्लस एक्यूरेसी लाने में। इवन 95% प्लस एक्यूरेसी लाने में कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए पुरानी क्लासेस ज़रूर देखिए, 20 मिनट्स तो प्लेलिस्ट में है। इसी यूट्यूब चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लियर बात? चलिए, और इसके साथ साथ यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, कोई दुविधा में हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का ओनर मैं ही हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आप मुझसे मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, तो यहाँ भी कुछ देख सकते हैं। खैर, इसके अलावा यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, कोई भी कोर्स यदि आप परचेज करिएगा तो सबसे पहले ये कोड अप्लाई करिए, VL लाइव। अलग अलग फैकल्टी का अलग अलग कोड होता है, किसी भी अध्यापक का आप लगाइए। मेरा VL लाइव है। जब आप कोड लगाते हैं तो इससे एक तरीके से आपका प्रेम नज़र आता है। ठीक है, ये कोड आप अप्लाई करके कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, 9289996923, 9289996923 पर कॉल करिएगा और मेरा नाम बताइएगा, विपुल त्रिपाठी। और उसके बाद आपको कोई भी तैयारी करनी है, चाहे प्री की, चाहे मेंस की, चाहे आरओ की, चाहे वीओ की, चाहे पीसीएस की, चाहे फाउंडेशन, पूरा ये पूरी की पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और आप खुद से पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप चले जाइए studyiq.com पर। studyiq.com पर आप जाएंगे, जैसे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, चलो एक बार दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ आप गए StudyIQ पर, यहाँ पर आपने क्लिक किया। ठीक है, StudyIQ पर आपने क्लिक किया तो आप क्या देखेंगे? आपको दिखेगा पॉपुलर कोर्सेज, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आप स्टेट पीसीएस में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए। स्टेट पीसीएस के बाद उत्तर प्रदेश में गए तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपको पूरे के पूरे कोर्सेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये फाउंडेशन कोर्स है, ये मेंस का कोर्स है, ये प्री का कोर्स है। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं। आरओ के कोर्स, बीओ के कोर्स, किसी में भी इनरोल कर सकते हैं आप बाई नाउ पे जाके कोड लगा के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहना।